दर्शकों, ये शॉर्ट ट्रिप टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन धारावाहिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कथांश में हम चलें शिकागो के मिडवे नामक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शाम 7:10 दिनांक 18 दिसंबर 2018 अमेरिका की घरेलू एयरलाइंस साउथवेस्ट नामक हवाई जहाज में सवार होकर अमेरिका के उत्तरी प्रांतों के ऊपर से पश्चिमी दिशा की ओर 2950 किलोमीटर की उड़ान 4 घंटे 13 मिनट में संपूर्ण कर हम पहुंचे संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया प्रांत का सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र सैन फ्रांसिस्को। दोस्तों, ज्ञात हो एसएफओ लॉस एंजलिस के बाद कैलिफोर्निया प्रांत का दूसरे नंबर का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और ये एयरपोर्ट यूरोप अथवा एशिया के एयर कॉरिडोर का प्रमुख प्रवेश द्वार है। गौरतलब है, जहाज से उतरने के बाद अपना सामान संग्रहित यानी कलेक्ट कर हम पहुंचे सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में उपस्थित एयर ट्रेन के प्रांगण में, जहां से हम निशुल्क पूरी तरह से स्वचालित ब्लू लाइन की एयर ट्रेन में सवार होकर कुछ ही मिनटों के बाद हम पहुंचे रेंटल कार सेंटर। यहाँ पर हम सेल्फ ड्राइव कार संबंधित सेवा से अपनी पसंदीदा कार को किराए पर लेकर स्वयं ड्राइव कर पहुंचे सैन फ्रांसिस्को के साउथ बे एरिया के सनीवेल नामक इलाके में स्थित होटल रेसिडेंस इन मैरियट, जहां पर होटल के कमरे में रात्रि का भोजन कर हमने संपन्न किया। शिकागो से सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में सनीवेल तक का आज का ये सफर। सैन फ्रांसिस्को में दूसरे दिन स्थान होटल रेसिडेंस इन मैरियट सनीवेल साउथ बे एरिया। दिनांक 19 दिसंबर 2018। गौरतलब है, ये है हमारे सैन फ्रांसिस्को के अधिक भ्रमण के लिए भाड़े की कार, जिसमें बैठकर हमने रुख किया सनीवेल इलाके में कमिनो रियल नामक स्थान पर स्थित इंडियन रेस्टोरेंट मद्रास कैफे की ओर, जहां पर सुबह का नाश्ता कर निकल पड़े आज के संक्षिप्त दौरे सैन फ्रांसिस्को के एक मशहूर और आकर्षक समुद्री तटवर्ती हाफ मून बे नामक इलाके की ओर और 45 मिनट की ड्राइव के बाद पहुंचे हाईवे 1 पर स्थित हाफ मून बे के क्षेत्रफल में। ज्ञात हो, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में सैन फ्रांसिस्को से 40 किलोमीटर की दूरी पर पैसिफिक महासागर की तरफ हाफ मून की खाड़ी का ये तटवर्ती इलाका अपनी बड़ी और ऊंची समुद्र की लहरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ आप तरंग पट्टी पर बहने वाले तैराकों यानी सर्फरों को 50 फीट से अधिक लहरों को चुनौती देते देख सकते हैं। गौरतलब है मित्रों, हाफ मून बे के इस हाईवे पर ड्राइविंग करना अपने आप में अविस्मरणीय अनुभव है, अद्भुत समुद्र के प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यावलोकन का। ये है हाफ मून बे के हाईवे पर मिरामव नामक बीच का दृश्य, जो प्रसिद्ध है बाइकिंग, हाइकिंग, रनिंग, वॉकिंग और सर्फिंग के लिए। मिरामव बीच पर संक्षिप्त विराम के बाद हम चल दिए सैन फ्रांसिस्को के डाउनटाउन की ओर। दर्शकों, सैन फ्रांसिस्को के अधिक भ्रमण को आगे बढ़ाते हुए ये ज्ञात होना जरूरी है कि भौगोलिक रूप से सैन फ्रांसिस्को सहित समस्त कैलिफोर्निया प्रांत एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट विशेषकर सेंट एंड्रयूज फॉल्ट के ऊपर बसा हुआ है। इन प्लेटों की भीषण गतिविधि ने सैन फ्रांसिस्को को 18 अप्रैल 1906 की सुबह 5:15 7.8 तीव्रता के भूकंप ने लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया था। मित्रों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद हम अपने मुख्य भ्रमण को आगे बढ़ाते हुए पहुँचे
1906 में आए भूकंप के विनाश के लगभग 10 सालों के अंतराल यानी सन 1916 ईस्वी तक पुनः सैन फ्रांसिस्को के प्रसिद्ध सर्वाधिक दर्शनीय पर्यटकीय स्थल लोम्बार्ड स्ट्रीट के क्षेत्रफल के इलाके में। ये मार्ग रशियन हिल नामक पहाड़ी पर स्थित अपनी कुटिल खड़ी ढलान के लिए दुनिया भर में मशहूर है और मशहूर है यहाँ पर उपस्थित ये 8 हेयरपिन घुमावदार वाली सड़क। दोस्तों, लोम्बार्ड स्ट्रीट हॉलीवुड के डायरेक्टरों के लिए एक पसंदीदा शूटिंग स्पॉट है। इसे आपने कई हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा। तख्ते पर लिखित चेतावनी कार चोरों को आपकी गाड़ी से कीमती सामान की चोरी करने में केवल कुछ ही सेकंड की आवश्यकता होती है को पढ़कर आप समझ ही गए होंगे यहाँ आपको कार चोरों से सावधान रहने की जरूरत है। मित्रों, सैन फ्रांसिस्को के डाउनटाउन की जानी मानी लोम्बार्ड स्ट्रीट में कुछ क्षण रुककर फोटो सत्र पर हम चल दिए। और बे रोड से होते हुए 5 मिनट की ड्राइव कर पहुंचे। सैन फ्रांसिस्को बे के मुहाने पर स्थित सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक सैन फ्रांसिस्को फिशरमैन वॉर्फ नामक इलाके में। दर्शकों ज्ञात हो, इस जगह का नाम फिशरमैन वॉर्फ 220 साल पहले सन 1800 ईस्वी में यहाँ गोल्ड रश के दौरान भारी संख्या में आए इटालियन अप्रवासी मछुआरों के उपनिवेश के दौरान पड़ा था। हाँ दोस्तों, 220 साल से लेकर आज तक सैन फ्रांसिस्को का मछली पकड़ने का व्यवसाय यहाँ से ही भारी मात्रा में संचालित होता है। ऐतिहासिक मछुआरों के इस घाट पर देसी व विदेशी पर्यटकों के लिए उपलब्ध है विशेष सी फूड व्यंजनों के रेस्टोरेंट, अद्भुत आकर्षण, अद्वितीय दुकानें, लुभावने दृश्य और भरपूर मनोरंजन। गौरतलब है, सैन फ्रांसिस्को के फिशरमैन वॉर्फ में आपको चारों तरफ हर वर्ग के लोग, छोटे हो या बुजुर्ग, आनंद व मौज मस्ती करते देखे जा सकते हैं। दर्शकों, ईसाइयों के बड़े दिन का त्योहार क्रिसमस नजदीक होने के कारण यहाँ पर सामने सजे क्रिसमस ट्री का होना तो लाजमी है। खूबसूरत सजावट के साथ क्रिसमस ट्री के संग फोटो सत्र कर हम पहुँचे सैन फ्रांसिस्को के फिशरमैन वॉर्फ के पियर 39 के क्षेत्रफल में। दोस्तों, पियर का मतलब होता है नौकाओं का घाट और इस 39 नौकाओं के घाट में मौजूद है दिलचस्प शॉपिंग सेंटर के साथ पर्यटकों के लिए लोकप्रिय विभिन्न आकर्षण के केंद्र। विभिन्न आकर्षण के केंद्रों में से एक है पियर 39 मरीना में प्राकृतिक सी लायंस का जमावड़ा। मित्रों, खाड़ी से भोजन की भरपूर पूर्ति और शिकारियों से सुरक्षित वातावरण के साथ पियर 39 सी लायंस के लिए एक आदर्श स्थान है। गौरतलब है, इस नौकाओं के घाट से आप सामने मशहूर अल्काट्रस टापू का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। इस टापू पर अतीत काल में स्थापित था दुनिया का सबसे सख्त और महफूज जेल, जिसे कहा जाता था अमेरिका का काला पानी, क्योंकि इस जेल की सुरक्षा को तोड़कर भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन माना जाता था। लेकिन जिस इतिहास के पन्नों में इस जेल को सबसे सुरक्षित सलाखों की जेल माना गया है, उसी पन्नों में दर्ज है साल 1962 में 3 शातिर कैदियों के नाम, जो इस जेल के सुरक्षा घेरे को तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए थे। हाँ दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को के फिशरमैन वॉर्फ में पियर 39 से आप अल्काट्रास के अलावा सुप्रसिद्ध गोल्डन ब्रिज का विहंगम दृश्य भी देख सकते हैं। पियर 39 के संक्षिप्त दौरे के बाद थोड़ी दूर चलकर हम पहुँचे फिशरमैन वॉर्फ में जेफरसन स्ट्रीट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को मैरीटाइम नेशनल हिस्टोरिकल पार्क के क्षेत्रफल में। दर्शकों, खेद है, समय का अभाव होने के कारण हम इस नेशनल पार्क का दौरा न कर पाए। हमने नेशनल पार्क न देखने की पूर्ति की यहाँ स्थित नेशनल पार्क विजिटर सेंटर नामक म्यूजियम देखकर। गौरतलब है, इस म्यूजियम में प्रवेश निःशुल्क है। आइए हम विजिटर सेंटर के अभियंतर चलें। म्यूजियम के अंदर आपको उन जीव आत्माओं की वास्तविक कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जिन्होंने यहाँ फिशरमैन वॉर्फ में समुद्र के पानी के जरिए अपना जीवन स्थापित किया था। यहाँ जानकारी अतिरिक्त वीडियो और प्रदर्शित इतिहास के तथ्यों को इंटरएक्टिव माध्यम से बखूबी प्राप्त कर सकते हैं।
इस विजिटर सेंटर में आरंभिक आदिवासी के दिनों से लेकर 20वीं सदी के शुरुआती दिनों तक के औद्योगिकरण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर हम चल दिए सैन फ्रांसिस्को में आज के दौरे के अंतिम पर्यटकीय पड़ाव की ओर और थोड़ी दूर ड्राइव कर पहुंचे सैन फ्रांसिस्को का सुप्रसिद्ध जाना माना थल चिन्ह यानी लैंडमार्क गोल्डन ब्रिज के ऊपर। ज्ञात हो, गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला झूला पुल है। 27 मई 1937 में जब ये सेतु बनकर तैयार हुआ था, तब ये दुनिया का सबसे लंबा झूला पुल माना जाता था। इसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर और समुद्र सतह से ऊंचाई 746 फीट की है। 2.7 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंचे सैन फ्रांसिस्को नगरी के दूसरी ओर मरीन काउंटी में बने गोल्डन सेतु के अवलोकन मंच के क्षेत्रफल में। गौरतलब है, गोल्डन ब्रिज का निर्माण उन दिनों सैन फ्रांसिस्को शहर की आबादी बढ़ने और आर्थिक मंदी के दौर में रोजगार पैदा करने के लिए किया गया था। इस सेतु की इंजीनियरिंग डिजाइन इस तरह से तैयार की गई थी कि ये 8 मैग्नीट्यूड की तीव्रता तक के भूकंप और 145 किलोमीटर तक की तूफानी हवाओं को बर्दाश्त कर सके। दोस्तों, गोल्डन ब्रिज को इंटरनेशनल ऑरेंज रंग से रंगा गया है ताकि कोहरे में भी ये स्पष्ट दिखाई दे सके और निरंतर पूरे साल 25 लोगों की टोली द्वारा 3785 लीटर प्रति हफ्ते के हिसाब से सेतु को रंगलेप किया जाता है। गोल्डन ब्रिज में इतनी अधिक लंबाई की केबल का प्रयोग किया गया है कि उनसे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के सहारे पूरी पृथ्वी को 3 बार घेरा जा सकता है। मरीन काउंटी के गोल्डन सेतु के अवलोकन मंच से सैन फ्रांसिस्को बे के उस पार सैन फ्रांसिस्को नगर के डाउनटाउन की गगनचुंबी इमारतों के साथ अल्काट्रज द्वीप का व्यंगम नजारा देखते हुए हम समाप्त करते हैं सैन फ्रांसिस्को क्षेत्रफल में हमारा पहले दिन का अदर कथन। इसी के साथ संपन्न होता है हमारा यूएसए के संक्षिप्त दौरे का दूसरा अंश और वादा करते हैं जल्द मिलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य पर्यटकीय स्थल पर।